जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे आपको जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उन्हें साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि एक व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पार्मेनिडीज, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडिंग्स, ऑप्शन सी हेराक्लिट्स और ऑप्शन डी है डासन एवं गेटिस। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान का ये मानना है कि एक व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता है। तो इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हेराक्लिट्स। हेराक्लिट्स का ये मानना है कि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है और परिवर्तन जो है वो एक सार्वभौमिक सत्य है। दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में परिवर्तन विद्यमान रहा है और इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि एक व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि यानी उन्होंने ये जो कहा कि एक व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता है, ऐसा इस तथ्य के लिए उन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला तो ये है कि दूसरी बार डुबकी लगाते समय व्यक्ति पहली बार ऐसा नहीं रहता है, यानी पहली बार जब वो रहता है, पहली बार वो व्यक्ति जो है वो नहाया हुआ नहीं रहता है, लेकिन जब दूसरी बार वो डुबकी लगाता है तो वो उसका जो बदन है वो गीला हुआ होता है, यानी पहले जैसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि स्वयं नदी का पानी भी प्रवाहमान होता है, तो जो पानी बह गया है वो वापस नहीं आता है। हकीकत तो ये है, वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति और नदी दोनों ही बदल जाते, यानी इस कारण से ही हेराक्लिट्स ने ये तर्क दिया, यानी उनके दर्शन का केंद्र यही है कि संसार में प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। परिवर्तन सृष्टि का एक चिरंतन नियम है और इसी कारण से उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है खोज, ऑप्शन बी है आंतरिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर चुके होंगे, तो इस दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से 4 स्रोत बताए हैं, जिनमें से पहला उन्होंने आविष्कार, दूसरा खोज, तीसरे में उन्होंने प्रसार और चौथे नंबर पर उन्होंने आंतरिक विभेदीकरण को रखा था। तो हमारा कहने का आशय यह है कि आगबर्न के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं, जिनमें से ये जो विकल्प में आंतरिक विभेदीकरण और खोज जो है वो दोनों सम्मिलित हैं। तो इस कारण से दूसरे प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिवर्तन एक भ्रम है, एक धोखा है, किसने कहा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है बोटोमोर, ऑप्शन सी है पार्मेनिडीज और ऑप्शन डी के रूप में दिया गया है ए कॉलिंस का नाम। आपको बताना है कि इनमें से किसने ये कहा है कि परिवर्तन एक भ्रम है, एक धोखा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि जो हेराक्लिट्स का कथन था, उनका ये मानना था, इस जो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि समाज जो है वो एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, एक परिवर्तनशील समाज है। समाज निरंतर चिरंतर जो है वो परिवर्तनशील होता है। तो इस दर्शन के बिल्कुल विपरीत, इसके ठीक उल्टा एक और दर्शन है जिसका कि प्रतिपादन जो है वो पार्मेनिडीज ने किया था, और उनका ये मत है, उनका ये मानना है कि परिवर्तन एक भ्रम है, एक धोखा है। वास्तव में उनका ये कहना है कि समाज में प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है, वो अपरिवर्तनशील है। तो इस तरह से ये जो हेराक्लिट्स के स्टेटमेंट्स के, हेराक्लिट्स के दर्शन के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा, ये जो पार्मेनिडीज का दर्शन है वो ये मानता है कि परिवर्तन जो है वो एक भ्रम है, एक धोखा है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि फैशन के क्षेत्र में नित्य नए नए परिवर्तनों को किस प्रकार का परिवर्तन कहा जाता है। आपको बताना है कि फैशन के क्षेत्र में जो रोज़ नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तरंगीय परिवर्तन, ऑप्शन बी है रेखीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है उद्विकासीय परिवर्तन, और ऑप्शन डी है चक्रीय परिवर्तन। तो आपको बताना है कि फैशन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो परिवर्तन निम्न में से किस प्रकार के परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैकावर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 स्वरूपों की चर्चा की है, जिसमें से पहले को उन्होंने रेखीय परिवर्तन, दूसरे को उन्होंने उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, और तीसरे को उन्होंने तरंगीय परिवर्तन के रूप में उल्लेखित किया है। तो इस तरह से फैशन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनको हम तरंगीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तरंगीय परिवर्तन के रूप में उनको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अब ये जो तरंगीय परिवर्तन है, वो तरंगीय परिवर्तन क्या होता है? वास्तव में जो तरंगीय परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के अंतर्गत जो है वो परिवर्तन उतार चढ़ावदार होता है। यानी एक परिवर्तन की जो दिशा होती है वो एक सीमा के बाद विपरीत दिशा में उन्मुख हो जाती है। तो इस तरह से इसमें एक लहरों की तरह से एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता है। लेकिन इसमें ये जो परिवर्तन है, ऐसा कहना मुश्किल होता है कि जो दूसरी लहर है या जो दूसरा परिवर्तन है वो पहली लहर के विपरीत है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पहले वाला दूसरा वाला जो परिवर्तन है वो दूसरे वाले परिवर्तन की तुलना में उन्नति है या अवनति है। तो इस तरह से फैशन के क्षेत्र में जो नए नए जो फैशन आ रहे हैं, जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को, उन परिवर्तनों को हम तरंगीय प्रतिमान के रूप में, तरंगीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग क्वेश्चन ठीक से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और जल्दबाजी में गलत जो है वो विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है उद्विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ऑप्शन सी उद्विकास जागरूक प्रयत्नों का परिणाम है, और ऑप्शन डी उद्विकास एक मूल्य निरपेक्ष प्रक्रिया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो उद्विकास से संबंधित नहीं है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट ये है कि उद्विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो हम लोग जानते हैं कि उद्विकास जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है जो सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होती है। दूसरा विकल्प भी यही कह रहा है कि उद्विकास जो है वो सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होता है। यानी सरलता से जटिलता की ओर होने वाला जो परिवर्तन है वो उद्विकास कहलाता है।
तीसरा जो विकल्प है जिसमें कहा गया है कि विकास जो है वो जागरूक प्रयत्नों का परिणाम है, तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, यानी ये जो विकल्प है ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उद्विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने से वो संचालित होती हैं, वो किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव या योगदान उसमें नहीं होता है, यानी इसको स्वेच्छा से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है, वो सही विकल्प है, वो है ऑप्शन सी। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा गया है कि बहुरेखीय उद्विकास उपागम के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी लेस्ली व्हाइट, ऑप्शन सी है टायलर और ऑप्शन डी में जूलियट स्टीवार्ड का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा बहुरेखीय उद्विकास जो है वो विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। तो इस 6वें नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, जूलियट स्टीवार्ड। जूलियट स्टीवार्ड जो थे उन्होंने उद्विकास के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया था, जिसमें से पहला है समरेखीय उद्विकास, जिसके अंतर्गत अगस्त काम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, वैकोफन, टायलर जो है आदि विद्वान आते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण किया था उन्होंने बहुरेखीय उद्विकास का, जिसके अंतर्गत जूलियट स्टीवार्ड खुद आते हैं, जिसमें उनका ये मानना है कि उद्विकास की जो उद्विकासी प्रक्रिया का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, बल्कि इसके अनेक क्रम होता है। और तीसरे नंबर पे उन्होंने चक्रीय उद्विकास के रूप में उल्लेखित किया था, जिसके अंतर्गत लेस्ली व्हाइट और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जूलियट स्टीवार्ड। प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा गया है कि सोसाइटास और सिविटास की अवधारणा किसने दिया है। ऑप्शन ए है सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी पी सोरोकिन और ऑप्शन डी है ग्राहम समनर। हम समझते हैं कि इस प्रश्न के बारे में हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जो हैं वो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर हल कर चुके होंगे। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन। हेनरी मैन ने सिविटास और सोसाइटास नाम की जो अवधारणा है वो इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा गया है कि जब किसी परिवर्तन को समाज के हित में अच्छा या लाभकारी माना जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है विकास, ऑप्शन बी है उद्विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास और ऑप्शन डी है प्रगति। तो क्वेश्चन संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रगति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रगति होती है वो स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती है, इसको जानबूझ करके लागू किया जाता है और इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार विकास किया जाता है। तो कहने का हमारा आशय है कि जब जो विकास है जो वांछित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और समाज के लिए कल्याणकारी होता है, लाभकारी होता है, तो उसे हम लोग प्रगति से संबोधित करते हैं या प्रगति मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसे सामाजिक विकास के सूचकांक के निर्धारण के में एक मुख्य आधार माना जाता है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस सूचकांक को सामाजिक विकास सूचकांक के निर्धारण का एक मुख्य आधार माना जाता है। ऑप्शंस हैं गरीबी, जीवन प्रत्याशा, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो सामाजिक विकास की जो अवधारणा है वो एक्चुअली जो सामाजिक विकास है वो एक वस्तुनिष्ठ अर्थ है इसका। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने विभिन्न विभिन्न जो रिपोर्टें आई हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों के आधार पर सामाजिक विकास को मापने के लिए
कुछ पैमाने या सूचकांक निर्धारित किए हैं और इन्हें ही हम लोग सामाजिक विकास के सूचकांक के रूप में निर्धारित करते हैं या इसको स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के या यूनाइटेड नेशंस के सामाजिक विकास के मापने के जो 8 जो सूचकांक हैं, जो 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला है जीवन यापन का स्तर, दूसरा है गरीबी का स्तर, तीसरा पॉइंट है शिक्षा का स्तर, चौथा है दबे कुचले लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर, पांचवा है सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण का अवसर, छठवें नंबर पर समाज में आर्थिक असमानताओं को के स्तर को, और सातवें नंबर पर स्वास्थ्य स्तर, और आठवें नंबर पर जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सामाजिक विकास को मापने के लिए जो सूचकांक या जो पैमाना निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि B.R. अम्बेडकर का अछूतोद्धार आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। आपको बताना है कि अम्बेडकर जी का जो उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन चलाया था, तो उस आंदोलन को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, किस प्रकार का आंदोलन कहा जा सकता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रूपांतरकारी आंदोलन, ऑप्शन बी है मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन सी है सुधारात्मक आंदोलन, और ऑप्शन डी है वैकल्पिक आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मुक्ति आंदोलन। तो इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि डेविड आबली ने सामाजिक आंदोलनों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें कि पहले नंबर पर उन्होंने रूपांतरकारी आंदोलन को, दूसरे पे उन्होंने सुधारात्मक आंदोलन, तीसरा जो है वो मुक्ति आंदोलन, और चौथा उन्होंने वैकल्पिक आंदोलन के रूप में सामाजिक आंदोलन को 4 भागों में विभाजित किया था। तो ये जो मुक्ति आंदोलन होता है वो वास्तव में इस तरह का आंदोलन होता है कि जब कभी समाज में ऐसी बुराइयां फैल जाती हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ आंदोलन चलाए जाते हैं जिनका जो उद्देश्य ये होता है कि समाज को ठीक से बनाए रखा जाए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाए। तो इस तरह से ये जो आंदोलन होता है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को निर्मित करने का प्रयास करता है। तो इसी तरह से ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जो अछूतोद्धार आंदोलन है वो इसी तरह का आंदोलन कहा जाता है, यानी उसको मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि क्रांति एक राजनीतिक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्रांति एक राजनीतिक प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हेना अरेंड, ऑप्शन बी है पी सोरोकिन, ऑप्शन सी है डेविड आबली, और ऑप्शन डी है एंथोनी गिडिंग्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो एंथोनी गिडिंग्स से रिलेटेड है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। एंथोनी गिडिंग्स ने ये कहा था कि जो क्रांति है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हुआ। अगला सवाल प्रश्न संख्या 12, जिसमें पूछा गया है कि द सोशियोलॉजी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है पी सोरोकिन, ऑप्शन बी है सर हेनरी मैन, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडिंग्स, और ऑप्शन डी है लेस्ली वाइट। तो ये पुस्तक जो है आप लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर चुके होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये जो द सोशियोलॉजी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन पुस्तक है, ये पुस्तक जो है वो पेट्रिम सोरोकिन की है। सोरोकिन महोदय ने
1925 में ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन। वास्तव में सोरोकिन के द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक को सामाजिक क्रांतियों के अध्ययन में सबसे पहली और सबसे प्रामाणिक पुस्तक के रूप में देखा जाता है, उसको माना जाता है। तो ये जो पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है? पी सोरोकिन से रिलेटेड है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन के आधार पर समाज का विकसित एवं अर्ध विकसित समाज के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। आपको बताना है कि विकसित और अर्ध विकसित समाज के रूप में समाजों का जो वर्गीकरण है वो किससे संबंधित है। इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। ऑप्शन ए है ग्राहम समनर, ऑप्शन बी है टीबी बोटोमोर, ऑप्शन सी है पार्सन्स और ऑप्शन डी है चार्ल्स विनिक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टीबी बोटोमोर। टीबी बोटोमोर महोदय ने सामाजिक परिवर्तन को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। यानी उन्होंने ये बताया था कि जो अर्ध विकसित समाज होते हैं उनमें प्रायः बाह्य परिवर्तनों की प्रधानता होती है, जबकि जो विकसित समाज होते हैं उन समाजों में आंतरिक परिवर्तन की प्रधानता होती है या बहुलता होती है। तो इस तरह से विकसित और अर्ध विकसित समाज के रूप में जो वर्गीकरण है वो टीबी बोटोमोर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो ऑप्शन बी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का एक कारक नहीं है। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इसमें पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार इनमें से कौन सामाजिक परिवर्तन का एक कारक नहीं है। ऑप्शन ए है सभ्यता, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है भौतिक पर्यावरण और ऑप्शन डी है राजनीतिक व्यवस्था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एंथोनी गिडिंग्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से 3 कारणों को जिम्मेदार माना है। उसमें से पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था और तीसरा है संस्कृति या सांस्कृतिक व्यवस्था। तो इस तरह से एंथोनी गिडिंग्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति को परिवर्तन का एक मुख्य कारक के रूप में स्वीकार किया है, जबकि उन्होंने सभ्यता को सामाजिक परिवर्तन से के लिए जिम्मेदार नहीं माना है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 15, निम्न में किसने सामाजिक संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में धर्म को एक प्रमुख कारक माना है। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा सामाजिक संगठन और आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में धर्म को एक मुख्य कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है टायलर और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में धर्म को एक प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि दुनिया के जिन जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचलित था उन देशों में ही पूंजीवाद का विकास हुआ है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 बड़े धर्मों जिनमें कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, कन्फ्यूशियस और यहूदी धर्म का अध्ययन करके ये बताया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन और सामाजिक संगठन के निर्धारण में धर्म की सबसे प्रमुख भूमिका रहती है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 16,
जिसमें पूछा गया है कि सिर्फ भौगोलिक कारक ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए है जूलियन हक्सले, ऑप्शन बी है शोरोकिन, ऑप्शन सी है पार्मेनिडिस और ऑप्शन डी है जॉर्ज हंटिंगटन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज हंटिंगटन महोदय का ये कहना है, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में प्राकृतिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया था और उनका ये कहना था कि जलवायु में परिवर्तन होने से सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन होता है। और इस तरह से उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक कारक ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। और आप जानते हैं कि हंटिंगटन के इस विचार के कारण ही उनके इस तर्क को, इस तथ्य को हम लोग भौगोलिक निर्धारणवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जॉर्ज हंटिंगटन। अगला सवाल है जिसमें आपको पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ये पुस्तक जो है एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉपुलेशन, एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है टी.आर. माल्थस, ऑप्शन सी है जॉर्ज बर्कले और ऑप्शन डी है जूलियन हक्सले। तो हम समझते हैं कि ये जो पुस्तक है वो काफ़ी फेमस पुस्तक है और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कर चुके होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है यानी एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो पुस्तक है वो टी.आर. माल्थस से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। टी.आर. माल्थस ने जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अध्ययन के आधार पर उन्होंने समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद सिद्धांत किसने दिया है? आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद जो विचारधारा है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ऑगबर्न, ऑप्शन सी है थॉर्स्टीन वेबलन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी थॉर्स्टीन वेबलन। थॉर्स्टीन वेबलन का ये मत है कि जो परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो विशेष रूप से प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य की मनोवृत्तियाँ और भौतिक पर्यावरण जो है वो परिवर्तित होते जाते हैं और इस कारण से समाज में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यानी जो थॉर्स्टीन वेबलन है उनका ये मत है कि सिर्फ और सिर्फ प्रौद्योगिकी ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी थॉर्स्टीन वेबलन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन जनसंख्या घनत्व को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक मानते हैं? ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है काम्टे, ऑप्शन सी है दुर्खीम और ऑप्शन डी है समनर। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने जनसंख्या घनत्व को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक माना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी में, उन्होंने इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन के जैविकी आधार की बहुत विस्तार से चर्चा की है और उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है यानी जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे यानी जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से समाज में विभिन्न प्रकार की जटिलता और विभिन्नता उत्पन्न होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जनसंख्या घनत्व को सामाजिक परिवर्तन का उन्होंने मुख्य कारक माना है, क्योंकि उनका ये मत है कि जनसंख्या के बढ़ने से स्वाभाविक रूप से समाज में वैयक्तिकता को बढ़ावा मिलता है, विभिन्नता और जटिलता को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर।
आज का अंतिम सवाल प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा गया है कि जंगली, बर्बर और सभ्य समाज के रूप में समाज का वर्गीकरण किसने किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है आगबर्न, दूसरा है थास्टिन बेबलन, तीसरा है एच मार्गन और चौथा है आर.के. मर्टन। तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है, जिसमें उन्होंने जंगली, बर्बर और सभ्य समाज के रूप में समाज का उद्विकास की प्रक्रिया को परिभाषित किया है या उसको स्पष्ट किया है। तो इस 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, 20वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा एच मार्गन। मार्गन महोदय ने समाज के विकास को उद्विकासी आधार पर प्रस्तुत किया है और उनका ये कहना है, उनका ये मत है कि समाज को जो विकास हुआ है, समाज का जो उद्विकास हुआ है वो वास्तव में जंगली, बर्बर और सभ्य समाज के रूप में समाज का उद्विकास हुआ है। तो यानी मार्गन महोदय ने जंगली समाज, बर्बर समाज और सभ्य समाज के रूप में समाज के उद्विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लाभ मिला होगा। आपको अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर अंत में आपको स्क्रीन पर इस सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में उत्तरमाला यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस वीडियो को दोबारा से सुन करके आप ट्राई करें कि आप देखें कि कितना प्रश्न आप इसको हल कर पाते हैं। तो अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक इस वीडियो को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जो हैं वो हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।